हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम जो एसएससी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं या फिर जिन क्वेश्चनों की 2024 के अंदर, जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों एग्जाम्स हैं वो आपके होने वाले हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स के लिए दोस्तों मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनके 2024 में बनने की 100% पॉसिबिलिटीज है, और जो क्वेश्चन 2023 के अंदर दोस्तों लेटेस्ट अभी अगर मैं बात करूं तो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो कंटिन्यू सीरीज चली है, अभी तक आपने हमारे जो फर्स्ट जो मैंने वीडियो डाले हैं, जैसे अगर हम कहें कि फर्स्ट हमने डाला है सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट और ये चौथा सेगमेंट और ये पांचवा सेगमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो सारे के सारे जितने भी वीडियोज है, लेक्चर हैं, उनको आप अटेंड कीजिए। वहां पे काफी शानदार और मजेदार क्वेश्चन दोस्तों हमने वहां पे डाले हुए हैं, उनका बेस्ट एंड शानदार सॉल्यूशन आपको दिया गया है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सेशन की शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ के अंदर। सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, जहां पे कहा गया है कि एक पुलिसकर्मी को 360 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ भागने लगते हैं और चोर का पीछा करता है। जहां चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, वहीं पुलिसकर्मी है वो 9.2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ लगाता है। चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने मीटर की दौड़ यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं पिछले 2 साल से पहले की हम बात करें ना, तो एसएससी के अंदर पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन है उन्होंने पूछना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं बात इन 2 सालों की है, 2022 और 2023, यहाँ पे चोर और पुलिस वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल ट्रेंडिंग के अंदर बना हुआ है, यानी कि हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग आज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्तों अपकमिंग अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उनके अंदर भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं, जहां पे हमें समझने का भी कोई इश्यू ना हो। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर, गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे हमारे पास है कौन, चोर, ठीक है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चोर है, उस चोर ने यहाँ पे चोरी की है, और यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पुलिस वाला, ठीक है ना। ये क्या करता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना दोस्तों वो टोटल कितनी है, 360 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 360 मीटर की डिस्टेंस है। अब ये चोर क्या करता है, इस पुलिस वाले को देखता है और भागना शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमेशा ये जो पुलिस वाला है ना ये चोर का पीछा करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई चोर जिधर भग रहा है उसके उल्टी साइड में पुलिस वाला भगेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल शातिर पुलिस वाला है, नौजवान है आप ही की तरह। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पुलिस वाला है ना इस चोर के पीछे भागना शुरुआत करेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी गई है कि चोर की जो स्पीड है ना दोस्तों वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं पे अगर मैं कहूँ पुलिस वाले की चाल है ना वो हमारे पास दी गई है 9.2 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ठीक है। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो पुलिस चोर है ना ये यहां तक भगता है और पुलिस वाला इसको यहाँ पे पकड़ता है। तो इसका मतलब यहां तक पहुंचने के लिए पुलिस को कितनी डिस्टेंस है वो ओवरऑल कवर करनी पड़ी है दोस्तों, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़े जाने तक चोर द्वारा तय की गई दूरी ये नहीं पूछी गई है, मतलब पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ये आपसे पूछा गया है। मतलब इसमें 360 तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा, 360 के बाद में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो तुम दोनों का क्या पूछा गया है, टोटल पूछा गया है। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की, सापेक्ष चाल की जिसको हम कह सकते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं ना तो उस केस में दोस्तों जो भी आपकी सापेक्ष चाल होगी ना वो इन चालों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाली जो स्पीड है पुलिस वाले की 9.2, इसमें से कम वाली स्पीड चोर की 8 हम कम कर देंगे।
तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.2 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी। यहां तक सभी स्टूडेंट्सों को बात समझ में आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। हम आगे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि देखो हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली, डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी गई है, 360 मीटर की डिस्टेंस हमें दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 360 मीटर को क्या मैं 360 इंटू 1000 मीटर यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, सॉरी 360 बटा ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं 360 बटे कितना हो जाएगा ये 1000, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। जब आपके पास में स्पीड गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो क्या यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब ये चोर है वो, सॉरी जो पुलिस वाला है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, तो हम यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन किसके, स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 360 बटा कितना है दोस्तों 1000, और उसके बाद में हमारे पास स्पीड कितनी है 1.2। 1.2 को क्या आप 12 बटा 10 लिख सकते हो, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 10 बटे 12 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्सों को बात समझ में आ चुकी होगी। तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 12 से दोस्तों ये कितनी बार कटा, 3 बार, यानी कि 3 बटा 10, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.3 आवर। यानी कि ये जो पुलिस वाला है ना, इस चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगा दोस्तों, 0.3 घंटे के अंदर पकड़ लेगा। बात क्लियर यहां तक। अब हमारे पास समय आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो पुलिस वाला है ना, 1 घंटे के अंदर कितना किलोमीटर जा रहा है, 9.2 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में 9.2 किलोमीटर जा रहा है, तो मुझे बताओ 0.3 घंटे के अंदर ये कितने किलोमीटर कवर करेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हमें क्वेश्चन के अंदर किस में पूछा गया है, सबसे पहले उस चीज को भी गौर करना जरूरी है, कितने मीटर दौड़ लेगा, कितने मीटर दौड़ लेगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी है वो कितने मीटर दौड़ा होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें ना, तो 0.3 घंटे हैं वो इसको लगे होंगे, आवर इसको लगे होंगे दोस्तों। ठीक है, टोटल टाइम लगा होगा 0.3 घंटे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो पुलिस वाला है ना, जो पुलिस वाला है दोस्तों, ये भाग रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने किलोमीटर दोस्तों, 9.2 किलोमीटर ये कवर कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9.2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9.2 पॉइंट हटके यहाँ पे आ जाएगा, तो एक जीरो रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 9200 मीटर। कितना हो जाएगा हमारे पास, 9200 मीटर हो जाएगा। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। मतलब 1 घंटे में ये 9200 मीटर क्या कर रहा है दोस्तों, चल रहा है। हमें टोटल 0.3 घंटे चलाना है, तो 0.3 घंटे में ये कितना कवर कर जाएगा दोस्तों, बस यही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये हो जाएगा 9200 इंटू हमारे पास हो जाएगा कितना 0.3, 0.3 को क्या आप 3 बटा 10 लिख सकते हो, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 को 2 से गुणा किया 0, 3 दूनी 6 और 9 तियां 27 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 2760 मीटर ये डिस्टेंस दोस्तों कवर कर चुका होगा। ठीक है ना, 2700 मीटर डिस्टेंस ये क्या कर लेगा, पुलिस वाला कवर कर चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो बना 2760 किलोमीटर, यानी कि पकड़े जाने तक पुलिस वाला है वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, 2760 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ पकड़े जाने तक चोर है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 0.3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई चोर है वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर का मतलब 8000 मीटर जा रहा है, तो 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 3 से, 0.3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर होगा वहां तक चोर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो ध्यान दीजिएगा 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सोल्व आउट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताओ पकड़े जाने तक पुलिस वाला कितने मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो राइट आंसर बन जाएगा 2760। दूसरा क्वेश्चन कि पुलिस वाला है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, देन योर आंसर विल बी 0.3 आवर्स। और थर्ड क्वेश्चन कि पकड़े जाने तक चोर है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो मैंने कहा 8000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ में, तो वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चोर और पुलिस वाले केस में केवल इन 3 ही क्वेश्चंस के आने की क्या होती है, पॉसिबिलिटीज
होती है। तो ये तीनों क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, किस पैटर्न से हमने सोल्व आउट किया है वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्यू पर एक समकोण त्रिभुज है और पी क्यू अनुपात क्यू आर दिया गया है 3:4। साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत गजब का और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पहले आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल के बाद में यहाँ पे हम इन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी अप्रोच रहेगी, किस किस प्रकार से ये वेरिएबल्स बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक ट्राइंगल यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। अब Q के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, क्यू के ऊपर क्या है दोस्तों, ये राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। क्यू के ऊपर क्या बना हुआ है, ये राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, P पॉइंट हो गया, ये हमारे पास Q पॉइंट हो गया और ये हमारे पास R पॉइंट हो गया। Q के ऊपर कितना डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, PQ अनुपात QR कितना है, 3:4। PQ कितना है हमारे पास, 3 हो गया। QR हमारे पास कितना है, 4 हो गया। तो मुझे बताओ PR की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो गई। यहां तक बात क्लियर, क्योंकि 3 4 5 का क्या बनता है दोस्तों, ट्रिपलेट बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है साइन P, साइन Q और साइन R की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं दोस्तों कि साइन P यानी कि हमें एंगल लेना है यहाँ पे ये वाला। तो एंगल जब हम यहाँ पे ये लेंगे ना, तो एंगल के सामने वाला पार्ट क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ठीक है ना। और ये जिस पे टिका हुआ है वो क्या कहलाता है, बेस। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ये एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके सामने क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और साइन की वैल्यू दोस्तों अगर आप लाल बट्टा कक्का से कैलकुलेट करते हो ना, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर मैं कहूँ कि लंब हमारे पास कितना है, 4, लंब हमारे पास कितना है 4 बटे हमारे पास कर्ण कितना है 5। बात क्लियर यहाँ तक। फिर हम साइन क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो साइन क्यू मतलब क्यू कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, जो आपको गिवन है। फिर इसके बाद में अगर मैं कहूँ साइन आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस बार एंगल में कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला। तो एंगल अगर ये लेंगे ना, तो इसके सामने क्या होगा, लंब, ठीक है ना। तो ये कितना है, 3 बटा हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, 5 हो गया। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सका हूँ। अब मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी को ऐड करना है बस। अब ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐड जब हम करेंगे ना, तो हमारे पास साइन पी की वैल्यू कितनी है भाई, 4/5, प्लस उसके बाद में साइन क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, और उसके बाद में साइन आर की वैल्यू कितनी है भाई, 3/5 हमारे पास है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 4, प्लस यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 5, प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12, यानी कि 12/5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको गिवन है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के नजरिए से, या मैं कहूं एसएससी जीडी का जो आप एग्जाम देने जा रहे हो 2024 के अंदर, काफी बेहतरीन यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर कितना आया, 12/5। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि कुछ भी अगर डाउट है आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग, आंसर से रिगार्डिंग, तो वो कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बताएंगे। तो बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आधार 18 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो किसी दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी के ऊपर होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। काफी गजब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर कोई सीढ़ी अगर टिकी हुई है किसी दीवार के सहारे, तो ध्यान दीजिएगा वो कुछ शेप है, वो इस टाइप से बन के आएगा आपका, ठीक है ना। वो शेप है कुछ इस टाइप से बन के आएगा। बात क्लियर यहाँ तक। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा क्या है, सीढ़ी है। और ये सीढ़ी है दोस्तों, वो एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, और ये हमारे पास क्या है, सीढ़ी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीढ़ी हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, हमारी दीवार है। ये क्या है, अपनी दीवार है, ठीक है ना, दीवार के सहारे टिकी हुई है। अब क्या कहा गया है कि एक आधार 18 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि सीढ़ी की लंबाई हमारे पास कितनी है दोस्तों, 18 मीटर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
और ये इस दीवार के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करती है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ ये जो डिस्टेंस है, मतलब इसके दीवार की यहां से जो डिस्टेंस है ना, ये कितने किलोमीटर की है, x मीटर की है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। आपको tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री के लिए आपको एक रेशो याद रखना है और ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपका सॉल्व होके आएगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए आप एक रेशो याद रखेंगे, 1 हो गया, √3 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया। ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण की वैल्यू होगी। क्लियर यहां तक बात? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, हमारे पास कर्ण की वैल्यू होगी जो कितनी है वहां पे 2। तो ये 2 की वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है, 18 के बराबर है। मुझे बताओ कितना गुना है, 9 गुना है। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, बेस, आधार पूछा गया है। मुझे बताओ आधार की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, √3। तो √3 को भी मैं क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9√3 मीटर। यानी कि उसके आधार से दीवार तक के बीच की दूरी हमारे पास कितनी होगी, 9√3 मीटर की होगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिना पेन और कॉपी यूज किए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आपको tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज में नहीं लेना है क्योंकि वो काफी कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। तो आप ये मेथड यूज कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन है वो इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी वृत्त डी के चारों ओर परिबद्ध किया गया है, यानी कि एबीसी है वो डी के चारों ओर प्रतिबद्ध किया गया है। दोस्तों रेखाखंड ए क्यू बी आर और एस सी की माप क्रमशः 13, 10.5 और 6 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ए क्यू, ए और क्यू ये कितना है अपने पास, 13 दिया हुआ है। बी आर, बी और आर इसकी वैल्यू कितनी है, 10.5 और एस सी, एस और सी की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का आपको क्या निकालना है, पैरामीटर कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं है ना, वो लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं आपसे इस प्रकार से कहूं कि ये हमारे पास अगर कोई सर्किल है, तो यहां से अगर मैं इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं डाल रहा हूं ना, तो स्पर्श रेखाएं इनकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, लंबाई के अंदर बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब हम अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये दोनों है वो यहाँ पे स्पर्श रेखाएं होंगी, तो अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, हमारे पास 6 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं गौर से देखता हूं ना, तो ये भी हमारे पास क्या बनती है, एक स्पर्श रेखा बनती है। तो अगर ये 10.5 है तो मुझे बताओ ये भी कितनी बनेगी, हमारे पास 10.5 मीटर की बनेगी कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ये वाली और ये वाली ये भी हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ ये भी 13 सेंटीमीटर बनेगी कि नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको पैरामीटर कैलकुलेट करना है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर ये टोटल कितनी हो गई, अगर मैं ए बी की बात करूँ ना, तो पूरा ए बी है वो कितना हो जाएगा, तो 13 में 10.5 ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 23.5 हो जाएगा पूरा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एसी की मुझे माप निकालनी है, तो एसी की माप कैसे निकलेगी, 13 है इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हमारे को बीसी कैलकुलेट करना है, तो बीसी कैसे निकल करके आएगा भाई, 10.5 है इसमें 6 ऐड कर दीजिए तो 10 और 6 कितना हो गया, 16.5 हो गया। और अगर हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है, अगर हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है ना, तो पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया प्लस सी ए हो गया, ठीक है ना। यही तो होता है ना पैरामीटर, ए बी प्लस बी सी प्लस उसके बाद में सी ए, इसी को तो पैरामीटर बोलते हैं। अब इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 23.5 हो गई, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16.5 है, प्लस ए सी कह दो, सी ए कह दो, इसकी वैल्यू कितनी है, 19 है। यहां से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 5 और 5 कितना, 10, यानी कि पॉइंट के मामले तो उधर कितना हो गया, 0 हो गया। इधर बढ़ते हैं अपन, 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 18, 15 और 3 18 और 1 हासिल की कितना हो गया हमारे पास, 19। बच गया कितना, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 हमारे पास कितना हो गया, 5, यानी कि 59 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका होगा। दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है,
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंस बन जाता है इन 2024 के लिए। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको बताना है कि ये नंबर एग्जैक्टली किस से डिवाइड हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें ना, तो हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर कितना हो जाएगा 27, और उसके बाद में प्लस 6 की पावर कितना है 28। ये हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये नंबर है वो कंप्लीटली किस नंबर से डिवाइड हो पाएगा, मतलब यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर मैं यहाँ से 6 की पावर 25 दोस्तों कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे तो 6 की पावर 1 बचा, यहाँ पे 27 में से 25 कॉमन ले लिया मतलब 6 की पावर 2 बचा, और यहाँ पे 28 से 25 ले लिया मतलब 6 की पावर 3 आपके पास में कॉमन बच रहा है। 6 की पावर 25 हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो ये 1 हो गया। 6 की पावर 1 का मतलब 6, 6 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 36, और 6 की पावर 3 का मतलब हमारे पास कितना हो गया भाई 216। यहां से मैं इन सभी को ऐड करूंगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी ना, वो निकल करके आएगी 6 की पावर 25 गुणा, अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 कितना हो गया भाई 19, बच गया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 कितना हो गया हमारे पास 5, और इधर कितना बचा हमारे पास 2, यानी कि 6 की पावर 25 गुणा 265। अब मुझे बताओ गिवन ऑप्शन के अनुसार मैं इसमें से कौन सी संख्या से भाग दूं ताकि ये पूरा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो पाए। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो हमारे पास है 256। क्या यहाँ पे 256 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 256 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन ही नहीं सकता। 254, इसमें अगर 254 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 255 ये भी नहीं होगा। 259, ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे 259 रखता हूं ना तो ये वैल्यू इससे कंप्लीटली कट जाएगी और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीके से कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां तक बातें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी गजब और बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां पे आपको कहा गया है कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को यदि 266 से आप डिवाइड करेंगे, देन उस केस में आपके पास में रिमाइंडर क्या निकल करके आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे, क्या हमारा अप्रोच रहेगा और किस प्रकार से हम इनको सोल्व आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपके पास में एक नंबर दिया गया है 265। ठीक है, 265 आपके पास में एक नंबर दिया गया है और उसकी पावर आपको दी गई है कितनी दोस्तों 4081, और इस नंबर में जोड़ा जा रहा है कितना 9, और इस कंप्लीट नंबर को दोस्तों जब आप डिवाइड करोगे ना 266 से, देन उस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो कितना निकल के आएगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, उससे आपकी ये पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। क्या कि अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 1 है, इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 2 ही आएगा। अगर मैं कहूं 2 की पावर 2 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर है वो कितना आएगा, तो मुझे बताओ 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 में 3 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया 1। ऐसे ही मैं कहूं कि 2 की पावर 3 है, इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो उस केस में आपके पास में रिमाइंडर कितना आएगा, तो 8, 8 में 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिर 2 की पावर हमारे पास 4 है, इसमें आप 3 का भाग देंगे तो आपके पास में रिमाइंडर फिर से कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। कुल मिला के कहानी यहाँ पे एक चीज दोस्तों आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये जो भी यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है ना, अगर उससे एक कम है, मतलब नीचे जो बेस है ना, पावर का जो बेस है वो अगर गिवन नंबर से एक नंबर कम है, तो उस केस में ध्यान दीजिएगा आपको चेक करना है इनकी पावर, कि अगर आपके पास में पावर एक ओड नंबर है, पावर एक ओड नंबर है, उस केस में आपका जो बेस होगा वही आपका क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है और सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आनी चाहिए
कि 2 की पावर 1 है, मतलब एक क्या है आपके पास में, एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो उस केस में रिमाइंडर आपके पास में जो इस पावर का बेस है वही आंसर होगा। सेम एज अगर मैं कहूं कि यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। अगर आपके पास में पावर एक इवन नंबर है उस केस में रिमाइंडर हमेशा कितना बनेगा, एक बनेगा। इवन के केस में रिमाइंडर एक बनेगा, जबकि ओड के केस में जो पावर का बेस होगा वही इसका क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। सेम एज अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो हमारे पास ये नंबर क्या है, एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बना, जो इसका बेस था, बेस कितना था, 2। अच्छा, अगर एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के रिगार्डिंग में आपको कहूँ कि मुझे बताओ आप कि हमारे पास है 14, 14 की पावर लिखा मैंने 15 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 15 से, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या निकल करके आएगा। अब आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या बताई मैंने, फर्स्ट कंडीशन ये बताई कि जो आपका बेस है वो जिससे भी हम भाग दे रहे हैं ना उससे कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बन रही है तो फिर हम चेक करेंगे हमारी पावर को। पावर यहाँ पे क्या है, एक ओड नंबर है। अगर पावर हमारे पास एक ओड नंबर है तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो पावर का बेस यानी कि 14 इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। सेम एज दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मेरे पास 25 है, 25 की पावर मेरे पास 26 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ अगर 26 से, तो मुझे बताओ आपके पास में रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि ये जो बेस है वो जिससे भी हम भाग दे रहे हैं ना उससे क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। अगर ये एक कम है तो फिर उस केस में हम क्या चेक करेंगे, पावर। पावर हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है और मैंने कहा इवन नंबर के केस में आपके पास में रिमाइंडर हमेशा कितना बनेगा, एक बनेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप लोगों को समझ में आ चुके हैं तो वो क्वेश्चन है बहुत इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। चलता हूं उस क्वेश्चन के ऊपर। मुझे बताओ अगर हम खाली बात करते हैं यहाँ पे, अगर खाली मैं बात करता हूं इतने ते मैटर की, तो मुझे बताओ ये जो नंबर है वो इससे बिल्कुल एक कम है, बिल्कुल है। अब हम चेक करेंगे पावर, तो मुझे बताओ 4081 हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है, मतलब एक विषम संख्या है। अगर ये एक विषम संख्या है तो इस केस में हमारा जो इसका रिमाइंडर है ना, इसका रिमाइंडर है वो कितना बनेगा, जो इसका बेस है, बेस कितना है 265, ये हमारा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। प्लस हमारे पास कितना है 9, इसको अगर हम 266 से डिवाइड कर दे ना तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा 265 प्लस 9 कितना हो गया भाई, 9 और 5 14 यानी कि 274 हो गया हमारे पास। 274 को आप डिवाइड कीजिए 266 से, तो आपके पास में जो रिमाइंडर है ना दोस्तों वो कितना बनेगा, मुझे बताओ कितना बनेगा भाई, 8 बनेगा। बस यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। बहुत इजी और सिंपल मेथड था और इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आप बना सकते हो एग्जाम के अंदर। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है सीजीएल का, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो आप इन लेक्चर्स को दोस्त ढंग से देखेंगे ना तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। मतलब एग्जाम्स के अंदर है ना आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे वहां पे, तो आप पूरा लेक्चर से उसको अटेंड किया करो, पूरे सेगमेंट्स को आप देखा करो ताकि आपको डाउट ना रहे और एग्जाम्स के अंदर जब आप देखो तो वो चीजें बेहतर तरीके से आप उनको इंप्लीमेंट कर सके। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। मैं बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपके पास में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या इसकी अप्रोच होगी। देखिए मिलके यहाँ पे इस चीज को हम सोल्व आउट करते हैं। तो सोल्व आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर कितनी है, a+4, फिर उसके बाद में माइनस कितना है हमारे पास 5, फिर उसके बाद में इनटू 4 की पावर कितनी है हमारे पास a+2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास नीचे कितना है 15, फिर उसके बाद में इनटू 4 की पावर a माइनस कितना है दोस्तों 2 की पावर 2 इनटू हमारे पास कितना है 4 की पावर a। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन है ना वो आपको सर्डर इंडाइसिस के अंदर देखने को मिलेंगे, घातांक और करनी के अंदर। बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अच्छा आपने एक कॉन्सेप्ट ध्यान दिया होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपके पास में a की पावर m और a की पावर n, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपने सर्ड और इंडाइसिस के अंदर रूल्स पढ़ा होगा कि जब आपके पास में बेस इक्वल होते हैं
मल्टीप्लाई का साइन होता है उस केस में पावर आपस में ऐड कर दी जाती है, मतलब m प्लस क्या हो जाता है, n हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा और पहले आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, उस केस में पावर आपस में ऐड कर दी जाती है। तो दोस्तों इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको वापस से रिटर्न में हम ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ 4 की पावर a प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 4। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे और थोड़ा सोल्व करना चाहो ना इसको, तो और थोड़ा इजी बना सकते हो। और वो इजी कैसे बनेगा मुझे बताओ। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन आपको दिखाई दे रही है, तो 4 की पावर a प्लस 4 और 4 की पावर a प्लस 2, तो क्या यहाँ पे मैं 4 की पावर a प्लस 2 है वो कॉमन ले सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 4 की पावर 2 बच गया, माइनस यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया। बात क्लियर, आगे हमें बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 की पावर a प्लस 4 और 4 की पावर a प्लस 2, इन दोनों में से अगर मुझे चीज कॉमन लेनी है तो कॉमन क्या लूंगा, 4 की पावर a प्लस 2 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, a प्लस 4 में से a प्लस 2 तो ले लिया, तो बचा कितना, केवल 2 बचा। तो इसका मतलब 4 की पावर 2 बच गया, माइनस हमारे पास कितना है, 5। सेम एग्जैक्ट मैं यहाँ पे करूंगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मुझे 4 की पावर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 15, माइनस फिर उसके बाद में कितना बचा हमारे पास, 2 की पावर 2 यहाँ पे कैरी ऑन हो गया। यहां तक सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे इस बात को कि वास्तव में ये जो मामला था इसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास चीजें आ जाती है वहां से निकल करके कि 4 की पावर a प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं या आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर a इंटू 4 की पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2, फिर इसके बाद में 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 16, 16 माइनस कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। और नीचे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 की पावर a और यहाँ पे कितना बच गया 15 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 की पावर a से 4 की पावर a कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16 इंटू 16 में से 5 कम किया मैंने, कितना आया हमारे पास 11। नीचे की अगर मैं बात करूं 15 में से 4 कम किया 11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया दोस्तों 16। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा 16। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको गिवन है। तो बेहतरीन सॉल्यूशन है दोस्तों इस क्वेश्चन का, और इस मेथड से आप क्वेश्चन को क्विक और इजी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, पहले उसकी कैलकुलेशन कीजिए, फिर इसके बाद में इस लेक्चर को आप अटेंड कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन है वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। बढ़ते हैं सीधा हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से बेस है, ठीक है। किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे वो चीज देखिए। यदि दो संख्याओं का लेसअप है और मैसअप है 12 और 2 है, यानी कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको कितना दिया गया है दोस्तों, एलसीएम तो है 12 और एचसीएफ आपके पास में है 2। तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे ना, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती की बात करेंगे ना, तो उस केस में ध्यान दीजिएगा आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास में ए और बी ये दो नंबर गिवन हो और इनका आपको मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना हो, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन एकदम फिनिश है। ये 2023 के अंदर दोस्तों सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू आपके पास में ए की वैल्यू है और ये वैल्यू आपके पास में बी की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए इंटू बी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर ए की वैल्यू हम रखे 12 इंटू बी की वैल्यू हम रखे 2, तो 12 इंटू 2 हमारे पास कितना हुआ 24। और दोस्तों 24 को हम लिख क्या सकते हैं, मुझे बताओ, 4 इंटू 6 यानी कि 2 रूट 6 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको गिवन है। 2023 का दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी के सीजीएल एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा।
बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ज्योमेट्री का क्वेश्चन, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे कहा गया है कि दी गई आकृति में यदि एंगल एबीसी 58 डिग्री है, ए है, बी है, सी है, मतलब ये एंगल आपके पास में कितना है, 58 डिग्री का गिवन है। आपसे पूछा गया है एंगल एडीसी की वैल्यू कैलकुलेट करो, एडीसी मतलब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे इस प्रकार से बात करूं कि कोई हमारे पास एक सर्किल है और हमारे पास अगर कोई चाप लिया हुआ है, जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, अगर मैंने ये एक चाप यहाँ पे लिया है, तो इस चाप को आधार मान करके मैं जितने भी इसकी शेष परिधि पर एंगल बनाऊंगा ना, वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये सारे के सारे एंगल दोस्तों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर ये आपके पास में 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, और ये भी 50 होगा, और ये भी 50 हो जाएगा। तो किसी एक ही चाप के द्वारा शेष परिधि पर जितने भी एंगल्स ड्रॉ होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारे पास क्या है, एक चाप बना हुआ है, और इस चाप से हम यहाँ पे दो एंगल बना रहे हैं, एक हम ये बना रहे हैं और एक हम ये बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 58 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, समझ चुके होंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिया हुआ है कि एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना होगा। अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो एक मैदान 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, मतलब अगर मैं मेजरमेंट को देखूँ ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो फिगर है ना, ये कुछ रेक्टेंगल टाइप के अंदर बनेगा, मतलब एक आयत के फॉर्मेट के अंदर बनेगा। तो हम यहाँ पे एक आयत की रचना करते हैं और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं एक आयत ड्रॉ कर लेता हूँ, एक आयत बना लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक आयत बन गया। ठीक है, अब इसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है दोस्तों, 150, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे पास कितना है, 150 मीटर का है, ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई हमारे पास कितनी है दोस्तों, 80 मीटर की, ये हमारे पास क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। यहाँ तक सभी स्टूडेंट समझ पाए होंगे। अब क्या कहा गया है, इसका परिमाप। इसका परिमाप मुझे बताओ, आयत की अगर मैं बात करूंगा ना, रेक्टेंगल की बात करूंगा, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल, प्लस एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो अगर ये 150 है तो मुझे बताओ ये भी कितनी होगी, 150 होगी। अगर ये 80 है तो मुझे बताओ ये भी कितनी होगी, 80 होगी। तो अगर मुझे परिमाप कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर मैं पैरामीटर यहाँ पे निकालूं, पैरामीटर अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो 150 और 150 कितना हो गया हमारे पास, 300, प्लस 80 और 80 हमारे पास कितना हो गया, 160। यानी कि कुल मिला के अगर मैं कहूं तो हमारे पास इसका परिमाप कितना निकल के आ गया, 460 मीटर का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका विकर्ण कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ, अगर विकर्ण कैलकुलेट करेंगे ना हम, अगर हम सीधा और सटीक विकर्ण कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, एक विकर्ण निकल करके आ गया। क्लियर यहां तक बात। अब जब विकर्ण है तो हमें विकर्ण कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो आयत होता है ना, वो सारे एंगल उसके कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर 90 डिग्री के होते हैं ना, तो मुझे बताओ ये जो हमारे पास ट्राइंगल बना है, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या यहाँ से हम हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें हाइपोटेनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है ना, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो मुझे बताओ 150 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास, तो 225, और ये कितना हो गया हमारे पास, 00, प्लस हमारे पास 80 का वर्ग कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 6400 होता है क्या। इन दोनों को जोड़ करके आप उसका रूट कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 0 0। फिर उसके बाद में 5 और 4 कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, 2। जब इसका हम यहाँ पे रूट कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये कितना बन जाएगा, 170 बन जाएगा। बताओ 170 बन गया क्या। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो निकल के आया ना, इसका विकर्ण, ये निकल करके आ गया लगभग 170 मीटर का निकल के क्या आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है। तो यहाँ पे अगर मुझे रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमें
पैरामीटर दिया गया था 460, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, इसके विकर्ण से 170 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हम 46 के अंदर 17 का भाग देंगे तो 17 दूना 34 हो गया हमारे पास। बचा कितना दोस्तों, ये हमारे पास 80 बच गया, ठीक है ना, 80 बच गया तो 80 के अंदर भाग देंगे, 17 दूना 34, 17 30, 17 चौके 68, यानी कि लगभग 2.4 के समथिंग चला जाएगा। ये लगभग किसके समथिंग चला जाएगा, 2.4 के समथिंग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इजी और सिंपल तरीके से कितना गुना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देख लीजिए 17 दूना 34 हो गया, बचा कितना हमारे पास भाई, 46 में से 34 हमने कम कर दिया तो ये कितना बच गया, 2, 4 में से 3 गया 1, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, यानी कि हमारे पास लगभग जो इसका आंसर बनेगा ना, ये कितना बनेगा भाई, 17 7 119, यानी कि 2.7 बनेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपको गिवन है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अब सभी स्टूडेंट्सों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जब आप 47 में 17 का भाग देंगे ना, तो लगभग ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपका कवर करेगी, 2.7 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, और पूरी प्रोसेस है वो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे बताई है, तो वो चीजें भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है एक बार देखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से गिवन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन है यहाँ से कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन है, ये पानी से भरा हुआ है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है, तो आपको बताना है कि टब में पानी का स्तर है वो कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो एक तो हम बनाएंगे बेलन और एक बनाएंगे हम यहाँ पे टब। टब क्या होता है, एक आयताकार, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई, टब आएगा, मतलब ये बात हो रही है कुल मिला के 3D की बात हो रही है, ठीक है ना, 3 डायमेंशन की बात हो रही है, मतलब ये वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट के साथ में इसको समझेंगे, फिर इसकी अगले पार्ट के अंदर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं एक शेप लेता हूँ दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलन बन गया, ठीक है ना। अब बेलन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे पानी का टब। तो पानी का टब भी हम यहाँ पे उठा लेंगे, तो ये भाई पानी का टब, पानी का टब कैसा होता है भाई, ठीक है, तो वो भी चीजें ले लेते हैं, घनाभाकार होता है, तो घनाभाकार हम यहाँ पे ये उठा लेंगे शेप, ठीक है। यहाँ तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, एक बेलनाकार हमारे पास टंकी है या टब कह लीजिए आप, इसका पानी है ये पूरा भरा हुआ है, और इसको हमें डालना है इस बॉक्स के अंदर डालना है। अब ये बॉक्स है ना, ये कैसा है दोस्तों, घनाभाकार, कैसा है, घनाभाकार, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो ये कैसा है दोस्तों, घनाभाकार। ये फिगर है ना कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको गिवन है ये फिगर, ठीक है, इस पैटर्न से आपको दिया गया है। मतलब कुल मिला के आपको एक घनाभाकार बर्तन के अंदर इसके पानी को क्या करना है, उड़ेलना है। तो अगर मैं कहूँ कि ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, और इस पानी को हमें डालना है इस घनाभाकार बर्तन के अंदर डालना है। अब घनाकार बर्तन में डालेंगे ना, तो घनाभ में आपको पता है कि एक होती है हमारे पास क्या, लंबाई होती है, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है, और ये क्या होती है हमारे पास, इसकी हाइट होती है। आपको ये निकालना है कि ये हाइट है ना, ये कितनी होगी, मतलब पानी का स्तर कितने ऊपर आएगा, क्योंकि जब पानी इस प्रकार से भरना स्टार्ट होगा ना, तो इसका मतलब ये पानी किस हद तक पहुंच जाएगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, बस इतना सा आपको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों एक काम करता हूँ भाई, जितना पानी यहां से जितना पानी होगा उतना पानी इसमें डाला जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, और घनाभ का जो बर्तन आयतन होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम, और क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों को वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे वो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में, अगर यहाँ पे हमने लिखा कि बेलन का आयतन हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कि बेलन का आयतन, या आप डायरेक्ट इसको सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हो, कि बेलन का आयतन
ये बराबर होगा घनाभ के आयतन के बराबर, ठीक है ना, घनाभ के आयतन के क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर मैं बात करूं कि बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं कहूं कि घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर बस वैल्यू पुटिंग करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहाँ पे, 22/7 हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेडियस, रेडियस कितनी दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर की। तो 30 का स्क्वायर करेंगे मतलब ये कितना हो जाएगा, 900। तो क्या मैं इसकी जगह 900 रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। इनटू हाइट, हमारे पास बेलन की हाइट है वो कितनी है दोस्तों, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 42 सेंटीमीटर रखेंगे बराबर। अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करता हूँ ना, तो क्यूबॉइड की लंबाई हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। तो 75 इंटू 44 को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 75 इंटू 44 को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ और कुल मिला के एच की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। बस यहाँ पे सोल्व आउट करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व आउट करेंगे ना, तो देखो 22 से ये वैल्यू कट गई हमारे पास कितनी बार, 2 बार, ठीक है। 7 से हमारे पास ये वैल्यू कितनी बार कटी, 6 बार। 15 से जब मैं इसको काटूंगा ना, तो 15 5 75 हो गया और 15 6 के 90 हो गया, मतलब ये हो गया 60। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 से हमारे पास ये कट गया। 6 को 6 से गुणा किया तो मुझे बताओ हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 36। हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 36। बस यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। यानी कि पानी का स्तर है वो कितने ऊपर आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या गिवन ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए दोस्तों कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।